द टाइम्स में खुशामदीद। कश्मीर मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग तलब की गई आज और उस मीटिंग से असदुद्दीन ओवैसी को दूर रखने का फैसला किया गया। हालांकि जब असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त एतराज़ किया, मीडिया में हंगामा बरपा हो गया, तब फिर दोबारा उनके पास फ़ोन गया और उनको बुलाया गया। लेकिन सवाल अहम यह है कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी को पहले ऑल पार्टी मीटिंग में तलब नहीं किया गया। इसी तरह एक और मामला पिछले दिनों कश्मीर में हुआ। जब पहलगाम में हमला हुआ, दहशतगर्दों ने अटैक किया, तो उस हमले के फ़ौरन बाद होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर पहुंचते हैं और वहां उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जो जिम्मेदारान हैं एजेंसियों के, उनके साथ बातचीत की, मुलाकात की। लेकिन उसके अगले दिन जब वहाँ हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग तलब की गई तो उस मीटिंग से उमर अब्दुल्ला को दूर रखा गया। सवाल यह है कि कश्मीर मामले पर जो मुस्लिम रहनुमा है, जो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको क्यों दूर रखा जा रहा है। पहला मामला असदुद्दीन ओवैसी का जानते हैं। दरअसल आज असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, फेसबुक पेज पर भी उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि ऑल पार्टी मीटिंग तलब की जा रही है कश्मीर इशू पर और इस मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया। उन्होंने रात में इस हवाले से बातचीत की किरण रिजिजू से कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, तो किरण रिजिजू ने कहा कि जो 5 या 10 MP वाली पार्टी है उसको ही बुलाया जा रहा है। अगर सभी पार्टियों को बुलाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सही से बातचीत नहीं हो पाएगी। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने किरण रिजिजू से कहा कि फिर मेरा क्या होगा अगर मेरी छोटी पार्टी है जिसके एक MP है। तो किरण रिजिजू ने मजाक करते हुए कहा कि वैसे भी आपकी आवाज़ बहुत तेज़ है, बहुत ऊँची है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम पार्टियों को बुलाया जाता है जिनके पास MP होते हैं, खा एक MP हो या 10 MP हो। यह देश का मामला है, कश्मीर का मामला है और हम सब बराबर के हकदार हैं इस पूरे मामला को उठाने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तमाम लोग आवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इसलिए सभी बराबर के हकदार हैं कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, उसको जानने के लिए। इसलिए इस मीटिंग में बुलाया जाना मेरा हक है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी कहा कि क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप तमाम पार्टियों को बता सके, उनके दुख दर्द को सुन सके, उनके साथ गुफ्तगू कर सके। उसके कुछ देर बाद यानी जब सोशल मीडिया पर पूरा हंगामा बरपा हुआ, खबरें बनने लगी, तब असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर। मीडिया में भी यह खबर चलाई जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद कह रहे हैं कि उनको होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया और फ़ोन करके उनसे पूछा गया कि आप कहाँ हैं। दरअसल अमित शाह ने खुद बातचीत की असदुद्दीन ओवैसी से और पूछा आप कहाँ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हैदराबाद में हूँ। तो कहा गया कि कोई बात नहीं, आपको देर लगेगी लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में आ जाइए। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं टिकट लेने की कोशिश कर रहा हूं, जिस फ्लाइट का भी टिकट मिलेगा मैं सीधे दिल्ली पहुंचूंगा और ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लूंगा। सच्चाई यह है कि जब भी देश में कोई बड़ा मामला होता है, कोई बड़ा इशू होता है, खासतौर पर कोई सलामती का मामला हो, कौमी सलामती का इशू हो, देश पर कोई हमला हो, तो उस पूरे मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग तलब की जाती है और ऑल पार्टी मीटिंग में उन तमाम पार्टी के नुमाइंदों को बुलाया जाता है जिस पार्टी का कोई भी MP एक या उससे ज़्यादा MP पार्लियामेंट में या राज्यसभा में होता है। यानी तमाम पार्टियों को तो नहीं बुलाया जाता, देश में हज़ारों पार्टी मौजूद है, अलबत्ता जिस पार्टी के नुमाइंदे पार्लियामेंट में होते हैं या राज्यसभा में होते हैं तो उन तमाम पार्टियों को बुलाया जाता है। और जब भी इस तरह के बड़े मामले सामने आए हैं, खा पुलवामा का मामला रहा हो या 2020 में चीन और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए हों या इससे पहले कुछ मामले हुए हों, तो ऐसे मामले पर हुकूमत ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है और तमाम पार्टियों को हुकूमत बताती है कि हमने क्या कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कौन सा फैसला हक में होगा। दरअसल ये बताना होता है कि ये जो मामला है देश का मामला है, यहाँ पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़े हैं, जो हुकूमत में हैं और जो अपोजिशन में हैं, उन सब की एक राय है और ये एक मैसेज होता है पूरी दुनिया के लिए और ख़ासतौर पर उन मुल्कों के लिए जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जो हमला करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है ऑल पार्टी मीटिंग के ज़रिए। इसलिए इस मीटिंग में उन तमाम पार्टियों का होना भी ज़रूरी समझा जाता है जो पार्टी अपने MPs को जिताने में या कामयाब कराने में कामयाब हो जाती है। और इंडिया में इस वक्त बहुत कम ऐसी पार्टी है जिसकी क़यादत मुसलमानों के हाथों में है। सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास 3 जीते हुए MP हैं और IMIM के पास इस वक्त सिर्फ एक MP असदुद्दीन ओवैसी खुद हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसके भी पार्लियामेंट में नुमाइंदे रहे, कभी 3 रहे, कभी 1 रहे, लेकिन इस मरतबा उस पार्टी के नुमाइंदे भी नहीं है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल 2024 में लोकसभा का इलेक्शन नहीं जीत सके, तो सिर्फ 2 पार्टी है, उनमें से भी AIMIM को दूर रखने की कोशिश की गई थी। बहरहाल अब उनको बुलाया गया है और असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इस पूरे मुद्दे को उन्होंने उठाया। क्या कुछ PC में ओवैसी ने कहा उसको भी सुन लीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मज़ाहरे किए हैं पहलगाम में,
और वो नाकाबिल बयान है, वो तकलीफ़देह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें वो कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज़ को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज़ को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज़ को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो बोला सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहाँ तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वज़ीर आज़म थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहाँ पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहाँ पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहाँ पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी तायीद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से, जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द ये जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, एक माने हैवानियत से बदतरीन हरकत उन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। तीसरी बात छठी बात यह है कि अंग्रेज़ी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि द कलमा सेव्ड देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते, बताइए आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं, वो तो ISI की ISIS की आइडियोलॉजी भी चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस? भाई कितने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज़्यादा मारा, वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों को मारा, सबसे ज़्यादा मरने वाले वो है वहाँ पे। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप?
ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि एक इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते थे, कलमा सेव देम और द कलमा वाज द डिफरेंस। You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. तो नहीं सुन तो लीजिए, अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में उनको तो खुश कर रहे हैं आप, उनको तो खुश कर रहे हैं आप। अफसोस की बात है ये। द कलमा वाज द डिफरेंस, आप देखिए हेडलाइन जो है वो उस तरह की हेडलाइन हो सकती है किसी की। नहीं, आप ये भी तो देखिए कि उसमें गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठा कर लेकर गया था, रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप। वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, और आइए अब जानते हैं मामला कश्मीर का क्या है। उमर अब्दुल्ला कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और कश्मीर के पहलगाम में जब यह दहशतगर्दाना हमला हुआ 22 अप्रैल को, तो उमर अब्दुल्ला ने एक दिन शोक मनाने का ऐलान किया। 2 दिन तक पूरे कश्मीर में हड़ताल रहा। कश्मीरियों ने खुलकर सड़कों पर आकर इस पूरे वाक़े की मजम्मत की। होम मिनिस्टर अमित शाह इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फ़ौरन दिल्ली से श्रीनगर रवाना हो गए। वहां जाकर के उन्होंने पहले उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की, आर्मी के जिम्मेदारों से, एजेंसियों के जिम्मेदारों से मुलाकात की, पूरा मामला समझने की कोशिश की। उसके बाद वो पहलगाम गए और जहां पर हमला हुआ था उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया। हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद फिर उन्होंने एक हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग तलब की। इस आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया गया। अमित शाह खुद मौजूद थे, एजेंसियों के जिम्मेदारान मौजूद थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे। इस पर लोगों ने इतराज़ किया, सवाल किया कि आखिर उनको क्यों दूर रखा गया। दवार ने भी एक रिपोर्ट शाया की और दवार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उमर अब्दुल्ला को इस मीटिंग में न रखने का फैसला मरकजी हुकूमत का था। उमर अब्दुल्ला का भी इस पर रिएक्शन सामने आया और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अवामी नुमाइंदा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, अगर मुझे ही सिक्योरिटी इजलास से बाहर रखा जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा, तो फिर मैं अपनी आवाम को क्या जवाब दूंगा? मैं उनको कैसे बताऊंगा कि क्या हो रहा है? मेरी जिम्मेदारी है आवाम को सलामती देना, सुकून देना और इस तरह के हमलों से रियासत की हिफाजत करना। हालांकि मरकजी हुकूमत की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से उमर अब्दुल्ला को इस मीटिंग से दूर रखने के हवाले से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। असदुद्दीन ओवैसी को भी ऑल पार्टी मीटिंग से दूर रखा गया था, लेकिन अब उनको बुला लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने दहशतगर्दी के इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है और सरेआम उन्होंने उन तमाम लोगों को सज़ा देने की मांग की है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की उन्होंने अपील कर दी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।